हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 8 स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है इकाई 4 या यूनिट 4 और यह सर्वसमीका या आइडेंटिटीज पर आधारित है। अब आइडेंटिटीज या सर्वसमीका क्या होती हैं? जो बातें हमेशा सत्य होती हैं, जो गणित के नियम किसी भी चर के लिए सत्य होते हैं, ऐसे नियमों को हम सर्वसमीका कहते हैं। तो यहां पर देखिए हमने लिखा कि सर्वसमीका ऐसा बीजीय संबंध, ऐसा एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है, ऐसा बीजीय संबंध है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। अब यहां पर जैसे लोअर क्लासेस में ही पढ़ा आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह एक सर्वसमीका है। यह a और b अगर कोई मान ले, जैसे a आपने ले लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 या a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, यह सभी मानों के लिए सत्य होगा। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह भी एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह सर्वसमीकाएं हैं जो चर के, यहां पर चर का अर्थ अभी चर्चा करेंगे, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती हैं। अब यहां पर देखिए बात आई है कि चर किसे कहते हैं। तो यहां पर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल या चर क्या होता है। जब हम कोई बीजगणितीय समीकरण लेते हैं तो बीजगणितीय समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है उस अज्ञात राशि को हम चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसका मान बदल जाए किसी मान के रखने पर या भिन्न भिन्न मानों को उसमें रखा जा सके, उसे हम चर कहते हैं। तो समीकरण में जो भी अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि, इस अज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा x, y, z, a, b, c या m, n, p इस तरह के अक्षरों से प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे यहां पर अगर लिखें 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो यहां पर जो x है, यह x क्या है? यह चर राशि है। पर देखिए यह x अगर चर राशि है तो फिर इसका मतलब है कि इस समीकरण में कुछ हमको अंक भी दिखाई दे रहे हैं। इन अंकों को किन मानों से प्रदर्शित करेंगे या इन अंकों को किस प्रकार के शब्दावली से हम प्रदर्शित करेंगे, यहां पर देखिए। अब इसका मतलब है कि यह चर है तो इसमें कुछ अचर मान होगा। अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रत्येक समीकरण में या प्रत्येक बीजगणितीय कथन में वह राशि जिसका मान निश्चित होता है। तो अचर का मतलब है जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है उसे हम कैसी राशि कहते हैं? उसे हम अचर राशि कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम लिखें 4x या 4x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो 4 मान है, यहां पर जो 4 है, या 3, यह 2 और यह 1, यह सभी मान क्या हैं? यह सभी मान हमारे अचर मान हैं। इसका मतलब है कि इनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे मानों को हम अचर मान कहते हैं।
फिर बात आती है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है या एल्जेब्रिक जो है इक्वेशंस क्या होते हैं। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। अब ये देखिए, चर और अचर हमने लिया। जब चर और अचर राशियों को, चर और अचर राशि पता चल गया, चर राशि है और चर राशि और अचर राशि है, यह दो राशियां हैं। और फिर देखिए, जो गणित हम पढ़ते हैं उस गणित में चार मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, जैसे जोड़ने की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, गुणा करने की प्रक्रिया और भाग करने की प्रक्रिया। तो यही चार जो है मूलभूत प्रक्रियाएं हैं गणित की, मूलभूत प्रक्रियाएं। अब इन मूलभूत प्रक्रियाओं को या मूलभूत प्रक्रियाओं का उपयोग करके अगर हम किसी चर और अचर को प्रदर्शित कर देंगे, तो जब चर और अचर को या चर और अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है या उनके उपयोग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इस प्रकार के जो समीकरण प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरणों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए जोड़ की प्रक्रिया किया, यहां पर भाग की प्रक्रिया किया, यहां पर जोड़ने और यहां पर गुणा की प्रक्रिया है। तो जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने की प्रक्रिया करने के पश्चात जो संयुक्त रूप से प्राप्त हो रहा है वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब यहां पर देखिए, जब हम कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं तो उस बीजीय व्यंजक में अब यहां पर पद की बात आती है या टर्म किसे कहते हैं। अब देखिए, जब हम कोई बीजीय व्यंजक ले रहे हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह एक बीजीय व्यंजक लिया गया, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यह एक बीजीय व्यंजक लिया गया। जब इन बीजीय व्यंजकों को ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत से भाग ऐसे हैं जिनको योग और अंतर के द्वारा अलग किया जा रहा है। तो योग और अंतर के द्वारा पृथक किए गए भाग, योग और अंतर के द्वारा पृथक किए गए जो भाग होते हैं या पार्ट होते हैं, इन पार्ट को हम क्या कहते हैं? इन पार्ट को हम पद कहते हैं या टर्म कहते हैं। फिर यहां पर देख लीजिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या 9x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बहुत से भाग हैं। अब यहां पर धन और ऋण के यहां पर 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। अगर केवल 4x लिखे तो यह एक पदी होगा, इसकी चर्चा अभी करते हैं। तो यह टर्म क्या है? योग और अंतर के द्वारा पृथक किया गया भाग है। यह भाग ही क्या कहलाता है? यह भाग पद कहलाता है। फिर आती है बात कि घात क्या होती है या डिग्री क्या होती है। तो घात या डिग्री का क्या आशय होता है? किसी भी, जो भी आपने बहुपद लिया है या जो भी आपने बीजीय व्यंजक लिया है, उस बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात, जो भी चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, यह चर की जो अधिकतम घात है वही जो है इसकी घात कहलाती है या डिग्री कहलाती है। तो पूछा जाता है कि ये कितनी डिग्री का इक्वेशन है या कितनी घात का समीकरण है। तो उस घात को बताने के लिए आप देखेंगे कि चर की अधिकतम घात क्या है। जैसे यहां पर x के घाते 3
प्लस यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर अब चर हमारे पास यक्स है और यक्स की जो अधिकतम घात है, यक्स की अधिकतम घात यह बराबर 3 है। इसलिए इस बीजीय व्यंजक की या इस बहुपद की जो घात हो गई वह कितने के बराबर हो गई? वह 3 के बराबर हो गई। तो अब यह घात ही इसका निर्धारण करती है कि बहुपद एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है अथवा यह बहुघाती है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, जो भी बीजी व्यंजक हमने लिया उस बीजी व्यंजक को या जो भी बहुपद लिया उस बहुपद को अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का वर्गीकरण। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? पहला क्लासिफिकेशन तो यह है कि पदों की संख्या के आधार पर अब यह हो सकते हैं एक पदी, द्विपदी, फिर त्रिपदी, या फिर इसके आगे हम कह सकते हैं कि यह बहुपदी हो सकता है या उसमें बहुत से पद हो सकते हैं। तो एक पदी कहने का मतलब, द्विपदी कहने का मतलब या त्रिपदी कहने का मतलब क्या हुआ कि योग और अंतर के द्वारा जो पृथक किए गए भाग हैं। यहां पर देखिए, जैसे 4x लिख दें या केवल x लिख दें या केवल 7 लिख दें या x के पावर 0 लिख दें, तो यह इन सब में केवल और केवल एक पद है। इसलिए इस प्रकार का जो व्यंजक है वह हमको एक पदी के रूप में प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए, द्विपदी का मतलब है कि x प्लस y इज इक्वल टू 6। यहां पर x एक पद है, दूसरा y पद है। इसी प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहां पर यह एक पद है और यह दूसरा पद है। फिर यहां पर देखिए, त्रिपदी में क्या होगा? यहां पर पदों की संख्या कितनी होगी? 3 पद होंगे। अगर बहुपदी में 3 से अधिक होंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, 3 पद अगर होंगे तो इसको लिख सकते हैं जैसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। या यहां पर x क्यूब प्लस x प्लस 1, इस तरह से। तो 3 पद हो गए। अब योग और अंतर के द्वारा पृथक होंगे। यहां पर केवल योग का उदाहरण लिया गया है। योग और अंतर के द्वारा ये पद पृथक किए जाते हैं। फिर अगर 3 से अधिक पद होते हैं तो इस प्रकार का जो बीजी व्यंजक होता है वह बीजी व्यंजक क्या कहलाता है? वह बहुपदीय कहलाता है। फिर आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम घातों की संख्या के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। घातों की संख्या के आधार पर इसका दूसरा वर्गीकरण कर सकते हैं। घातों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब यहां पर देखिए, घातों की संख्या के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, यह आप इसको कहते हैं एक घातीय, फिर द्विघातीय, फिर त्रिघातीय या फिर चतुर्घातीय, या इसको हम सीधे लिख सकते हैं बहुघातीय। ठीक, बहुघातीय। अब यहां पर देखिए, यदि चर की घात अगर 1 होगी तो इसे एक घाती कहेंगे। अगर चर की घात अगर 2 होगी तो उसे द्विघाती कहेंगे। फिर देखिए, यदि
चर की घात अगर 3 होती है तो उसे हम त्रिघातीय कहते हैं। और यहां पर यह n घातीय हो गया, मीन्स यह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या इससे अधिक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर घात 1 का मतलब है जैसे यक्स लिखें, ठीक, यह यक्स हो गया। फिर यहां पर यह यक्स स्क्वायर, मतलब यक्स स्क्वायर का कोई पद होगा। फिर यहां पर यक्स क्यूब हो गया, या यह ए के रूप में है, ए स्क्वायर के रूप में है, और यहां पर ए क्यूब के रूप में है, और यहां पर लिख देंगे यक्स रेज टू पावर n या यक्स रेज टू पावर a। तो अब हमने देखा कि जो भी बीजी व्यंजक हमारे पास हैं, उन बीजी व्यंजकों का वर्गीकरण हम बड़े आसानी से उनके पदों की संख्या के आधार पर और साथ ही साथ उनके घातों के आधार पर कर सकते हैं। अब यहां पर जो हमारा मूल उद्देश्य है सर्वसमीका का, आपको बताया सर्वसमीका का मतलब है ऐसा बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। अब जो पहली सर्वसमीका हमको पढ़ना है वह है a प्लस बी का होल क्यूब सर्वसमीका का बोध करना, या इसका क्या आशय है या क्या इसका मतलब है, इसके बारे में हमको समझना है। अब यहां पर देखिए बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? यहां पर देखिए जैसे 3 का क्यूब, यह बराबर हो गया 3 गुणे 3 का स्क्वायर, या 4 का क्यूब इज इक्वल टू 4 गुणे 4 का स्क्वायर। तो अब यहां पर a प्लस बी का क्यूब यह बराबर हो गया a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए अब यह हो गया a प्लस बी, फिर इंटू अब यहां पर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका विस्तार कर दिया गया क्योंकि सर्वसमीका को शुरुआत में ही आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसका विस्तार कर दिया। अब यहां पर प्रत्येक के लिए, इसके लिए आप अब a को लेकर के इसके समस्त पदों में गुणा करेंगे, इसी प्रकार से b को लेकर के इसके समस्त पदों में गुणा करेंगे। तो ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से आ गया a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ba स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब और b क्यूब को पहले एक साथ कर लीजिए, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर देखिए अब यहां पर है 2a स्क्वायर b और यहां पर है a स्क्वायर b, यह हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b हो गया। फिर देखिए यहां पर ab स्क्वायर है और यहां पर 2ab स्क्वायर है, यह हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। यह बराबर हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब यहां से 3ab कॉमन लिया जा सकता है, तो यह हो गया 3ab। अब यहां से ab कॉमन ले लिया गया है, यहां पर बच गया a और यहां पर बच गया b। तो यह बराबर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, यह बराबर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो यह सर्वसमीका अब हमको मिल गई कि सर्वसमीका का क्या मान है। अब इस सर्वसमीका को जो यहां पर मिला हुआ है a प्लस b का होल क्यूब, यह बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यह मिल गया।
अब देखें इसको कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं है। इसका परीक्षण किया जाए और परीक्षण करने के पश्चात देखा जाए कि क्या वही मान आता है जो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आता है और राइट हैंड साइड में आता है। तो देखिए, माना a बराबर 1, b बराबर 2, यह ले लिया मान। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है a प्लस b का क्यूब, यह बराबर हो गया 1 प्लस 2 का क्यूब, और 1 प्लस 2 यह हो गया 3 का क्यूब, और यह बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, और यह बराबर हो गया 27। तो देखिए, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में जो लिया गया है, राइट हैंड साइड में वो लिया गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b, यह बराबर हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, ब्रैकेट में 1 प्लस 2। अब यहां पर देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस यह हो गया 2, 3 एक कम 3 दूना 6, और यहां पर हो गया गुणे 3, यह 1 और 2 जुड़ गया, ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए 1 प्लस 8 प्लस, और ये हो गया 18, और इसको आपने जोड़ दिया, यह बराबर हो गया 27। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड यह इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अब यह मान कुछ भी, जैसे यहां पर हमने a बराबर 1 b बराबर 2 लिया, अब इसके स्थान पर आप कोई भी मान लेकर के यह परीक्षण कर सकते हैं। a और b के प्रत्येक मान के लिए यह सर्वसमीका सत्य होगी या यह बीजीय कथन सत्य होगा, जिसके कारण इसे हम सर्वसमीका कहते हैं। अब फिर देखिए बेटा, इस सर्वसमीका का हम उपयोग कहां पर करते हैं, तो सर्वसमीका, दूसरी बात यहां पर सर्वसमीका a प्लस b के होल क्यूब का उपयोग, ठीक, इसका उपयोग हम बड़ी संख्याओं अथवा किसी संख्या का घन ज्ञात करने में करते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने में करते हैं, वो बड़ी संख्या हो सकती है अथवा छोटी संख्या हो सकती है। अगर आपने उसका घन ज्ञात करना है तो बड़े आसानी से इस सूत्र का उपयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 11 क्यूब का मान ज्ञात करें। अब देखिए, इस सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करना है, तो 11 क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 का क्यूब, 10 प्लस 1 का क्यूब। और यहां पर अब हमारे पास सूत्र है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। अब a बराबर मान ले, a बराबर 10 है और b बराबर क्या है, 1 है। तो 10 प्लस 1 का क्यूब यह बराबर हो गया 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 10 गुणे 1, फिर ब्रैकेट में हो गया 10 प्लस 1, सूत्र का इस्तेमाल कर दिया। 10 का क्यूब यह बराबर हो गया 1000 प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस यहां पर 3 गुणे 10 30 हो गया, 30 गुणे 1 बराबर 30 हो गया 30, और ब्रैकेट में हो गया यहां पर 10 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 प्लस यह 30 दहा में 300 प्लस यहां से 30 एक कम 30। अब इन सब को जोड़ दीजिए, 1000
1000 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 30, यह जोड़ दीजिए, यह आ गया 1, यह आ गया 3, यह आ गया 3 और यह आ गया 1, यहां पर आ गया 1331। ठीक, तो इसकी सहायता से, और सिंपली आप जानते हैं 11 क्यूब का मान होता है 1331 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, उस आइडेंटिटी का हम कैसे उपयोग करते हैं और उसके उपयोग द्वारा सामान्य अंक गणितीय मानों को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हैव ए नाइस डे।